ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और जो पास्ट में रिसर्च हुई है उसके बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल्स कैसे सोचते हैं और हम कैसे ग्रो कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से 2020 में हर 1 घंटे में 3 औरतों रेप हो रहा था, यानी कि एक दिन में लगभग 77 केस दर्ज हो रहे थे। लेकिन इंडिया में सिर्फ औरतों का नहीं होता। एक मेल टीचर ने अपने ही मेल स्टूडेंट किया, एक लड़के हरास होता है उसी के मेल रिलेटिव के द्वारा। मेरा सिर्फ एक सवाल आता है कि इनके दिमाग में एक्चुअली चलता क्या है, इनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। और इस वीडियो बनाने के लिए मैंने काफी सारे साइकोलॉजिस्ट के रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी, काफी सारे आर्टिकल पढ़े और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि एक क्रिमिनल की साइकोलॉजी काम कैसे करती है। On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She had bruises on her face. She had been gagged by 7 men during her trip. 1976 में एक पीएचडी स्टूडेंट जिसका नाम सैमुअल स्मिथमैन था, उसने एक अजीब सी एडवर्टाइजमेंट छपवाई लॉस एंजलिस के न्यूज़पेपर में। वो अपनी रिसर्च के लिए ढूंढ रहा था और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई भी उसे कॉल करने वाला है। लेकिन अंत में उसके पास 200 कॉल आती हैं, जिसमें से एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड का हरास किया था, दूसरा एक पेंटर था जिसने अपनी जान पहचान के आदमी की बीवी हरास किया था, और ऐसे ही कई लोग थे। और जो फाइंडिंग मिली उन्हें इंटरव्यू करते हुए, वो मधुमिता पांडे की रिसर्च से बहुत ज्यादा डिफर नहीं करती थी जो उन्होंने 2 साल पहले पढ़ी थी। मधुमिता पांडे 22 साल की थी जब उन्होंने पहली बार तिहाड़ जेल में कदम रखा था एक कन्विक्टेड का इंटरव्यू लेने के लिए। और अपनी रिसर्च के दौरान 122 कन्विक्टेड का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, वो भी तिहाड़ जेल में। मधुमिता पांडे और सैमुअल स्मिथमैन की जो रिसर्च है वो हमें ये समझाती है पिस्ट एक्चुअली सोचता कैसे है, और एक पिस्ट की मोटिवेशन और थिंकिंग समझना जरूरी है, बिकॉज इस मुद्दे पे बिल्कुल बात नहीं हो रही और हमारे देश को इस चीज की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे हैदराबाद केस के बाद तेलंगाना पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करी कि ऑलवेज वेट इन क्राउडेड एरियाज, डोंट हेजिटेट टू कॉल द पुलिस। लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया में ज्यादातर फोकस विक्टिम पे होता है ना पिस्ट पे। लेकिन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी वायलेंस के एडिटर इस चीज पे फोकस करते हैं कि जब तक हम क्रिमिनल्स को नहीं समझेंगे, उसकी मोटिवेशन को नहीं समझेंगे, कि जो के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। और क्रिमिनल्स का मोटिवेशन क्या है, उसका माइंडसेट क्या है जिसमें आ करके वो ऐसी हरकतें कर देता है जो एक्चुअली में एक आम आदमी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उनका माइंडसेट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि विक्टिम को ब्लेम करना। पांडे और स्मिथमैन के रिसर्च में 2 चीजें कॉमन थी। जब भी एक भयानक केस होता है तो हम हमेशा क्रिमिनल्स को कहते हैं वो दरिंदा है, वो जानवर है, क्योंकि एक आम आदमी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, सिर्फ जानवर ही ऐसी हरकतें कर सकता है। लेकिन रिसर्च के टाइम जब उन्होंने क्रिमिनल्स का इंटरव्यू लिया तो बहुत ही आम आदमी की तरह बात कर रहा था, उसको देख करके आप ये जज नहीं कर सकते थे कि वो एक क्रिमिनल था। स्मिथमैन ने कहा वो सरप्राइज हो गए एक कन्विक्टेड क्रिमिनल से बात करते हुए, क्योंकि वो इतनी ही नॉर्मल तरीके से बात करता है जितनी नॉर्मल तरीके से कोई भी आम आदमी बात करता है। और पांडे ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बताया कि जब वो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स बात कर रही थी तो उनको दया आने लग गई, क्योंकि वो भूल गई थी कि ये इंसान कर चुका है। एक कनेडियन रिसर्चर जिसने अपराधियों से बात करी जिन्होंने लड़कियों का किया था और मर्डर किया था, उन्होंने भी सेम ही चीज बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें क्रिमिनल्स के माइंडसेट को समझना पड़ेगा ताकि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। कई रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ज्यादातर क्रिमिनल्स पछतावा नहीं करते और वो ये भी नहीं मानते कि उन्होंने कोई किया है। मैरी क्रॉस जो कि एक प्रोफेसर हैं पब्लिक हेल्थ में, उन्होंने जब क्रिमिनल से बात करी और क्वेश्चन पूछा कि क्या उन्होंने जबरदस्ती करी, तो क्रिमिनल्स ने आंसर दिया हाँ उन्होंने करी। लेकिन जब उन्होंने सेम चीज पूछी कि क्या उन्होंने किया, तो क्रिमिनल्स अपनी बात से पलट गए और बोला नहीं हमने कोई नहीं करा। और काफी सारी स्टडीज ये बताती हैं कि वॉर के दौरान जिन लोगों ने स्लेव्स रखे थे वो भी ये नहीं मानते थे कि उन्होंने किया है। और मधुमिता पांडे भी अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि जो क्रिमिनल्स होता है वो कभी ये मानता ही नहीं कि उसने किया है, क्योंकि उनको की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और इस बात को नकारने के द्वारा काफी सारे क्रिमिनल्स इस इंसिडेंट को विक्टिम पर ही डाल देते हैं। और मधुमिता पांडे ये भी कहती हैं कि काफी सारे क्रिमिनल्स खुद को ये समझा लेते हैं कि जो एक्चुअल में हुआ वो रियलिटी से बहुत अलग है। और इस चीज को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, जो कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर के अंदर भी देखा गया। इस कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक और उदाहरण है एक 49 ईयर ओल्ड आदमी ने जिसने किया था मधुमिता पांडे को, वो ये कहता है कि वो उसे भड़का रही थी और वो ये कहता है उस लड़की और उसकी माँ का खरा था और उसको सबक सिखाना जरूरी था। इस कॉग्निटिव डिसोनेंस के पीछे काफी सारे कारण हो सकते हैं, जिस क्रिमिनल्स ये मान सकते हैं कि जो आदमियों की जरूरत है वो सुप्रीम है, जो विक्टिम है
वो चाह रही है कि वो जो क्रिमिनल्स है वो करे, या वो ये मान सकते हैं जो आदमी होते हैं उनको की जरूरतें होती हैं और उसकी जरूरतों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये जानने के लिए कि क्या दूसरे मुजरिम भी अपने विक्टिम को ब्लेम करते हैं, मधुमिता पांडे ने 65 मर्डर कन्विक्ट का इंटरव्यू लिया तिहाड़ जेल में, और जो उनका आंसर था वो काफी डिफरेंट था। कन्विक्ट वो विक्टिम को नहीं खुद को ब्लेम करते थे मर्डर के लिए, लेकिन जो कन्विक्ट थे वो विक्टिम को ब्लेम किया करते थे। पांडे कहती है कि इस डिफरेंस के पीछे एक रीजन हो सकता है कि के बाद ना कोई बॉडी होती है ना कोई विक्टिम, इसलिए जो दोषी होता है वो ज्यादातर खुद को अकाउंटेबल फील करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सॉरी फील नहीं करते, लेकिन उनके हिसाब से ज्यादातर अपने विक्टिम पे ही पूरा ब्लेम डाल देते हैं, और अगर अफसोस करते भी हैं तो गलत चीजों के लिए अफसोस करते हैं। जैसे जिस 39 साल के हम बात कर रहे थे, उसने कहा कि उसने की जिंदगी बर्बाद कर दी क्योंकि वो दोबारा वर्जन नहीं होगी और कोई उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए जब वो जेल से बाहर जाएगा तब जाकर के वो उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। उसने कि लड़की का क्या वो उसके लिए सॉरी नहीं था, कोई शादी नहीं करेगा, इस जैसी चीज के पीछे वो सॉरी फील कर रहा था। ये हमें बताता है कि कन्विक्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और कंसेंट के बारे में। वो इसके बावजूद ऑनर के पीछे भाग रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि वो किस चीज से गुजरी थी, क्या दर्द उसने फील किया था, और पूरी जिंदगी उसके पास वो जो ट्रॉमा है वो हमेशा रहेगा, वो जो टॉर्चर उसने फील किया वो कभी उसकी जिंदगी से नहीं जाएगा। अभी ऑब्जर्वेशन काफी सारे कन्विक्ट पे अप्लाई होती है, लेकिन मेनली दो थ्योरी निकल के आई जिस वजह से होते हैं। एक साइड कहती है बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी रीजंस की वजह से मेन विमेन का करते हैं। इस बायोलॉजिकल रीजन को एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि हर पुरुष अपने स्पर्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहता है, जिससे जो उसका वंश है वो ज्यादा से ज्यादा दुनिया के अंदर फैले। अगर आप इस थ्योरी पे मानते हो तो मतलब ये है कि हर मेन के अंदर सेक्सुअल वायलेंस करने की हिम्मत होती है। अब जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि सेक्सुअल वायलेंस कल्चर, सोसाइटी और मैन मेड रीजंस की वजह से होते हैं। और अगर आप ये मानते हो कन्विक्ट जानवर या राक्षस है तो आप बायोलॉजिकल थ्योरी पे बिलीव रखते हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि जब वो पैदा हुआ तब से ऐसा है। सेकंड चीज, अगर आप ये मानते हो कि जो सराउंडिंग है वो एक इंसान को कन्विक्ट बनाती है, तो आप सोसाइटी और कल्चर थ्योरी पे बिलीव रखते हो। अब जो बायोलॉजिकल थ्योरी है जहां पे हम ये मानते हैं कि जो कन्विक्ट है वो राक्षस और जानवर है, वो ये प्रूव नहीं कर सकती कि कुछ कंट्रीज में कम क्यों होते हैं और कुछ में ज्यादा क्यों, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, तो हर कंट्री में सेम तरीके के जानवर और राक्षस पैदा होने चाहिए ताकि जो रेट है वो हर कंट्रीज में ऑलमोस्ट सिमिलर हो, जो कि ऐसा नहीं है। तो अगर आप बायोलॉजिकल थ्योरी को सच भी मान लो तो भी ये सोसाइटी और कल्चरल थ्योरी के बिना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों थ्योरी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो कन्विक्ट है वो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अपॉर्चुनिस्टिक कन्विक्ट को ले सकते हो, ये वो लोग होते हैं जो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं, लेकिन अगर वो ना बोले तब भी वो उसे फोर्स करेंगे। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड कन्विक्ट, जिनको दूसरों को तकलीफ देख करके खुशी मिलती है। इसको आप बायोलॉजिकल थ्योरी के अगेंस्ट मान सकते हो कि वो खुद की संतुष्टि के लिए ये सारे काम करते हैं। अब बायोलॉजिकल फैक्टर को कैसे डील और सॉल्व कर सकते हैं इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन जो कल्चरल सोसाइटल फैक्टर है इसको काउंटर किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे एक्चुअली में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कन्विक्ट जानवर या राक्षस बुलाओगे तो पूरा फोकस कन्विक्ट पे चला जाता है, बल्कि हमारी सोसाइटी के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था निर्भया 2012 केस के बाद, उसने भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में ये बताया कि पेनल्टी कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे पहले ये समझना है कि हमारी सोसाइटी को कोई एक आदमी और एक दिन में बदला नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे पहले ये समझो हमारी सोसाइटी क्या है। सोसाइटी वो होती है जहाँ पे हम उठते हैं, बैठते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, हमारा सराउंडिंग कैसा है और उनकी सोच कैसी है, वो किसी भी सिचुएशन को कितनी क्रिटिकली सोच सकते हैं, क्या वो एक्चुअली में दूसरे इंसान को इंसान मानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि औरतों को एज अ टूल देखा जाता है जो सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हुई है या आदमियों को सेटिस्फाई करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अपनी सोसाइटी की सोच कैसे बदलेंगे, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है और जो पुरानी जनरेशन है उन दोनों को पैरेलली ग्रो किया जा सके। और इसका एग्जांपल आप आज भी देख सकते हो, लड़कियों को पेट में ही दिया जाता है और लड़की बड़ी हो भी गई तो भी लड़के और लड़की की परवरिश में हमेशा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि लड़की है तो एक बर्डन है, लड़का है तो एक एसेट है जो बुढ़ापे में काम आएगा। और अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो हमारा जो वर्क फोर्स है उसके अंदर भी जो मेन है वही डोमिनेट करते हैं, लड़कियां वर्क फोर्स में शामिल नहीं है। इवन काफी सारी लड़कियों ने तो ये भी फेस किया है कि जब वो इंटरव्यू देती हैं तो वो ये कहती हैं कि हमारे जो
इंटरव्यूअर है उसने ये पूछा है कि क्या आप शादी तो नहीं करने वाली, या फिर क्या आप प्लान तो नहीं कर रही कि आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे। और ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई दिखाता है। और इन सारे एटीट्यूड को सुधारने के लिए हमें अपना एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करना होगा, लीगल सिस्टम रिफॉर्म करना होगा, अपना पॉलिटिकल सिस्टम भी रिफॉर्म करना होगा। हमें नेशन वाइड कैंपेन करना होगा, अपने परिवारों को एजुकेट करना होगा ताकि ये समझ पाए कि औरतों की क्या वैल्यू है और उन्हें कैसे ग्रो किया जा सकता है। जैसे लड़कों को इतने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, वो चीज लड़कियों को कैसे दी जा सकती है। और इसका एक इनिशिएटिव 2013 के अंदर वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ने लिया था, जहां पे उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म रिलीज करी थी जिसका नाम कोमल था, जो कि अब्यूज के ऊपर बेस्ड थी। अब 4 अक्यूज को आप एनकाउंटर में सकते हो, ये काफी आसान है, लेकिन हर घंटे जो 3 नए केस रजिस्टर हो रहे हैं, उस सिचुएशन से आप कैसे डील करोगे? हर किसी को उड़ाते फिरोगे? मैं जानता हूं मुश्किल है। जैसे मधुमिता पांडे ने 122 कन्विक्ट का इंटरव्यू लिया और समझने की कोशिश करी कि उनके दिमाग में क्या चलता है। इसी तरीके के इंटरव्यूज लेना, उसको रिसर्च पेपर में पब्लिश करना और एजुकेशन सिस्टम के साथ बाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम सोसाइटी के लेवल पे ग्रो कर पाएं। और अगर हम सोसाइटी के लेवल पे ग्रो कर गए तो हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। और जिस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है, लिटरेसी रेट हाई होता है, जहाँ पे यंग जनरेशन के पास काम होता है, वो अपनी लाइफ को ग्रो करने में लगे होते हैं, ये जो क्रिमिनल केसेस हैं ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके डिक्लाइन होते हैं। और आप डेटा के साथ देख सकते हो, जिस भी कंट्री में लिटरेसी रेट हाई है वहां पे और क्राइम रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक इंसान इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा, क्योंकि उस इंसान को बचपन से सिखाया गया है कि एक्चुअली में आपको किसी को परेशान नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि चीटिंग के केस इंडियन ऑफिसेज में बढ़ते क्यों जा रहे हैं। जरूर देखना।